Hello everyone, my name is Udisha and welcome back to my channel Unreal Study. Today we are starting Unit 1, the process of communication from the new book VEGAE 182, English Communication Skills. In this unit, we will explore what communication really means, how the communication process works, and other major functions of communications. This unit lays the foundation of this book, so if you find this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So without any further delay, let's jump to the block introduction because it's important to understand the bigger picture before we dive into the details. So our first block is understanding communication. तो क्या होता है कम्युनिकेशन? अगर हम सिंपल वे में समझें तो कम्युनिकेशन मतलब होता है किसी से कुछ शेयर करना। कोई थॉट हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई इमोशन हो सकता है। हो सकता है आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप किसी से शेयर कर रहे हो, कोई आपका डेली रूटीन, ये सब चीज़ें जो हैं वो कम्युनिकेशन का ही पार्ट होती हैं। कम्युनिकेशन बहुत सी फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे कि स्पीकिंग में हो सकती है, राइटिंग में हो सकती है या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये ब्लॉग जो है आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस का थ्योरेटिकल इंसाइट देता है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन कैसे वर्क करती है, क्या-क्या इसके टाइप्स हैं, क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में और हमारी डेली लाइफ में कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। इस ब्लॉग में ये भी बताया गया है कि कम्युनिकेशन कैसे इवॉल्व हुई और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका क्या रोल होता है। इस ब्लॉग के एंड तक हम एक मीनिंगफुल वे में कैसे किसी से इंटरेक्ट किया जाए ये सब चीजें समझ पाएंगे। अब चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन में हो या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हो। इस ब्लॉग में 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहली यूनिट है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें हम समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या उसके प्रोसेस हैं, कैसे कम्युनिकेशन के बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंस देखेंगे रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन के बीच और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्पीच आर्ट्स। देन उसके बाद यूनिट 2 द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्लोबल विलेज। इसमें हम देखेंगे कम्युनिकेशन की हिस्ट्री, जैसे कि एंशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक का डेवलपमेंट, साथ ही टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में क्या रोल है। उसके बाद है यूनिट 3 है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस यूनिट में आप जानेंगे कि बॉडी लैंग्वेज, साइन, सिंबल्स और ग्राफ की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इफेक्टिव और इंटरैक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये था इस ब्लॉग का ओवरव्यू। तो चलते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की तरफ, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम सब नेचुरली करते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के। जैसे ही हम बॉर्न होते हैं हम कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं, चाहे हम बोल भी नहीं सकते हो, फिर भी हम अपने इमोशंस या नीड को एक्सप्रेस कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझें तो एक न्यू बॉर्न बेबी है, जब भी वो भूखा होता है या फिर अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है तो वो रो कर या फिर अपने लेग्स को या हैंड्स को शेक करके अपने पेरेंट्स को सिग्नल देता है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी समझ जाते हैं कि बेबी को क्या चाहिए। ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने या फिर लिखने तक लिमिटेड नहीं है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस और इवन हमारी साइलेंस भी कम्युनिकेट करते हैं। ये सब हम बिना सीखे नेचुरली कर लेते हैं। कम्युनिकेशन एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है जो हम सब में बचपन से होती है, चाहे हमारी एज कुछ भी हो, लैंग्वेज हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हो या फिर हम किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग है अपने थॉट्स या फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करना। हम ये अलग अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं, जैसे कि स्पीच या फिर रिटन, या फिर हमने बात की थी नॉन वर्बल की यानी कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से। जब हम किसी से बात करते हैं, मैसेज भेजते हैं या फिर ईमेल लिखते हैं, तो हम अपने आइडियाज या इमोशंस को दूसरे पर्सन तक पहुंचा रहे होते हैं। यानी कम्युनिकेशन सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इज मोर देन वर्ड्स। ये पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स तक ही लिमिटेड नहीं है। जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा टोन, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं या फिर हम किसी को किस तरह सुन रहे हैं, मतलब हमारी जो लिसनिंग स्किल है, ये सब भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी
कोई पर्सन है जो कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कह देती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, या फिर कोई खुश है, या फिर कोई कंफ्यूज है, ये सब हम बिना बोले भी समझ सकते हैं, कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज से। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए वर्ड्स के साथ साथ नॉन वर्बल क्यूज भी बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्वेश्चन आता है कि हम कम्युनिकेट कर क्यों रहे हैं। कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है अपने आइडियाज, इमोशंस और इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ इफेक्टिवली शेयर करना। हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी बात समझना चाहते हैं और अपनी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। चाहे हम घर पे हों, स्कूल में हो या फिर ऑफिस में हो, कम्युनिकेशन हर जगह जरूरी है। ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है और हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसे क्लियर करता है। फिफ्थ पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आज के डिजिटल वर्ल्ड में रिटन कम्युनिकेशन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बुक्स, ईमेल्स या टेक्स्ट लिखते हैं, तो उनका इम्पैक्ट डिपेंड करता है कि हमने उन्हें कैसे लिखा है और कैसे हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और कैसे हम उसे पंक्चुएट कर रहे हैं। सही तरीके से अगर लिखी गई है कोई बात, तो हो सकता है कि वो जो वर्ड्स है वो किसी को इंस्पायर कर दें। ठीक है, हो सकता है वो किसी को मोटिवेट भी कर सकते हैं, या फिर गलत लिखने पर कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकती है। इसलिए रिटन कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बात जो है वो सही तरीके से सामने वाले तक पहुंच पाए। अब बात कर लेते हैं द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है, जिसमें एक सेंडर होता है, यानी जो मैसेज भेज रहा है उसे हम सेंडर बोलेंगे। सबसे पहले वो अपना मैसेज जो है वो इनकोड करता है। इनकोड करने का मतलब है अपने थॉट्स या अपने आइडियाज को किसी लैंग्वेज, टेक्स्ट या फिर सिंबल्स में कन्वर्ट करना। उसके बाद क्या होता है, ये जो मैसेज है ये किसी मीडियम या फिर किसी चैनल के थ्रू भेजा जाता है। ये मैसेज जो है वो रिटन में भी हो सकता है या फिर स्पोकन में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। उसके बाद जब रिसीवर रिसीवर मतलब जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, उस मैसेज को पढ़ता है, तो वो उसे डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब है कि वो उसे समझने की कोशिश करेगा कि सेंडर ने सामने से क्या भेजा है, वो कहना क्या चाहता है। इस प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि सेंडर और रिसीवर दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज या फिर किसी एक कॉमन कोड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। अगर दोनों अलग अलग लैंग्वेज यूज करेंगे या फिर सिंबल नहीं समझेंगे, तो मैसेज का जो मीनिंग है वो क्लियरली नहीं पहुंच पाएगा। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस बेसिकली ये है कि सेंडर मैसेज इनकोड करता है, फिर वो मैसेज जो है वो भेजता है। अब मैसेज या तो रिटन में भी हो सकता है या फिर स्पोकन में भी हो सकता है। फिर रिसीवर जो है वो मैसेज को डिकोड करता है और उसका मतलब समझता है। इस तरह से हम अपने आइडियाज, थॉट्स और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन एलिमेंट्स को समझते हैं। सबसे पहला है सेंडर एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन में कम से कम दो लोग जरूरी होते हैं। एक सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, दूसरा रिसीवर जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। इन दोनों के बिना कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट होता है। दूसरा है मैसेज। मैसेज वो एक्चुअल कंटेंट या फिर वो आइडिया होता है जो सेंडर रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, यानी जो बात या फिर कोई थॉट या फिर कोई इंफॉर्मेशन जो शेयर करी जा रही है उसे ही हम मैसेज बोलेंगे। तीसरा है चैनल। चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू मैसेज भेजा जाता है। अब मैसेज तो या तो स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन जिस मीडियम के थ्रू भेजा जा रहा है, हो सकता है ईमेल के थ्रू, या फिर आज के टाइम में इतनी सोशल मीडिया साइट्स हैं, किसी के भी थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू भेजा जा रहा है मैसेज, उसे हम बोलेंगे चैनल। फोर्थ है कोड। कोड का मतलब है वो लैंग्वेज या फिर सिंबल जो मैसेज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल से समझे, तो लैंग्वेज की अगर बात करें, या हो सकता है कि मैसेज इंग्लिश लैंग्वेज में भेजा जा रहा हो, हिंदी में लिख के भेजा जा रहा हो, फ्रेंच में लिख के भेजा जा रहा हो, या किसी और किसी भी लैंग्वेज में भेजा जा रहा हो। तो इसी लैंग्वेज को, इसी चीज को जो हम जिस वे में भेज रहे हैं उसे ही हम बोलेंगे कोड। फिफ्थ है मैसेज फॉर्म।
मैसेज फॉर्म से मतलब है कि मैसेज किस स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मेट में भेजा गया है, जैसे कि ग्रामर, वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो देखेंगे, प्रेजेंटेशन देखेंगे क्या है उसके अंदर, तो इसे हम बोलेंगे मैसेज फॉर्म। सिक्स्थ है सेटिंग। सेटिंग का मतलब है सोशल या फिजिकल इन्वायरमेंट जिसमें कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे कि ऑफिस में बैठ के कोई कम्युनिकेट कर रहा है, क्लासरूम में बैठ के कोई कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर किसी भी पब्लिक प्लेस में कम्युनिकेशन हो रही है, तो उसे बोला जाएगा सेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ द डिकोडर। कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिकोडिंग एक पैसिव प्रोसेस नहीं होता बल्कि एक्टिव प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम सोचे ध्यान से तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये सिर्फ पैसिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डिकोडर यानी कि जो रिसीवर होता है, जो मैसेज रिसीव कर रहा होता है, हमें तो यही लगेगा ना कि उसका काम सिर्फ मैसेज को सुनना है या मैसेज को पढ़ना ही है। ठीक है, और क्या काम है उसका? तो ये एक पैसिव प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिकोडर का काम होता है उस मैसेज को अंडरस्टैंड करना, उस मैसेज का मीनिंग निकालना। ठीक है, रिसीवर जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे उस मैसेज को देखता है, क्या क्या फैक्टर्स उसमें डिपेंड करते हैं ये भी जो है वो रिसीवर देखता है, और इसी बेसिस पे किसी भी मैसेज को डिकोड किया जा सकता है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस में इंक्लूड होता है। तो हम देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। सिर्फ लैंग्वेज से ही मीनिंग क्लियर नहीं होगा किसी भी मैसेज का। असली मीनिंग जो है वो डिकोडर निकालता है अपनी अंडरस्टैंडिंग और किस कॉन्टेक्स्ट में वो मैसेज भेजा गया है उसके अकॉर्डिंग। रिसीवर अपनी बैकग्राउंड नॉलेज देखता है, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये भी देखा जाता है, सोशल या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जाता है, और लैंग्वेज की नॉलेज के बेसिस पर मैसेज को जो है वो डिकोड करता है। इसका मतलब ये है कि अगर रिसीवर को लैंग्वेज या टॉपिक की नॉलेज नहीं है या कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो वो मैसेज को सही तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वो सही मीनिंग नहीं समझ पाएगा कभी भी उस मैसेज का। इसीलिए कभी भी डिकोडिंग का जो प्रोसेस है वो पैसिव नहीं होता, एक्टिव होता है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लाइन है, मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग। ये लाइन हमें बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इसका जो मीनिंग है इसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइन बोल कौन रहा है। सपोज करिए कि किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसने ये लाइन बोली कि मिस्टर गुप्ता इज नॉट कमिंग एंड हु इज बीइंग एड्रेस्ड हियर। यानी कि ये लाइन वो बोल किसे रहा है? उसने ये लाइन बोली कंपनी की सेक्रेटरी को कि मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि कोई मिस्टर गुप्ता है, वो एक्सपेक्टेड थे कि मीटिंग के लिए आएंगे, बट अब वो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे जो एमडी है वो हुआ सेंडर, और जो सेक्रेटरी है वो हुई रिसीवर। तो उसने इस सेंटेंस को सुनकर क्या करा, इसका मीनिंग समझा कि मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे हैं, तो उसे क्या करना है, उसे मीटिंग को कैंसिल करना है। दूसरे जो ऑफिशियल्स है उनको भी इन्फॉर्म करना है कि मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे हैं। गुप्ता के लिए जो भी ट्रैवल और होटल अरेंजमेंट्स करे थे उन्हें भी कैंसिल करना है। तो क्या यहाँ पे सेक्रेटरी सिर्फ मैसेज सुनकर बैठ गई थी? नहीं, उसने उस मैसेज को डिकोड करा कि जब वो नहीं आ रहे हैं तो मुझे ये काम करने हैं। तो अभी हमने पीछे यही तो पढ़ा था कि जो डिकोडिंग प्रोसेस है वो पैसिव नहीं होता है, वो एक्टिव होता है। तो यही उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे सेक्रेटरी ने सिर्फ मैसेज को सुना नहीं है, उसने उसे डिकोड करा है। डिकोड कैसे करा? क्योंकि ऑब्वियसली उसे पता होगा कि मिस्टर गुप्ता जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, मीटिंग के लिए आने वाले हैं, तो अब नहीं आ रहे हैं तो उसे कैंसिल करनी पड़ेगी। तो ये सब ऑलरेडी उसे नॉलेज थी, कहीं ना कहीं उसे ये सब बात मालूम थी, तभी उसने आगे के जो स्टेप्स है वो लिए। तो पीछे हमने यही देखा था कि हमें बैकग्राउंड नॉलेज भी होनी चाहिए उस चीज के बारे में। और यहाँ पे सेंडर और रिसीवर यानी कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका और सेक्रेटरी का जो रिलेशनशिप है वो भी मैटर करता है। कैसे? क्योंकि ये सारे जो रोल होते हैं ये सब सेक्रेटरी ही देखती है। मैसेज लाइक मीटिंग जो है वो फिक्स करना या फिर उसे कैंसिल करना, दूसरे लोगों को इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो जब एमडी ने उसे इन्फॉर्म करा कि सेक्रेटरी को कि मिस्टर गुप्ता नहीं आ रहे, तो सेक्रेटरी ने बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एमडी ने सेक्रेटरी से ही क्यों बोला? क्योंकि उसी का रोल है भाई, यहाँ पे काम तो वही करेगी ये सब चीजों के ऊपर। तो यहाँ पे उनका रिलेशन भी मैटर कर गया, यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज भी मैटर कर गई, यहाँ पे सेक्रेटरी ने एक सेंटेंस से इतना कुछ डिकोड भी कर लिया। तो इसीलिए जो डिकोडर का रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हर मैसेज का एक फंक्शन होता है, जैसे कि किसी को इन्फॉर्म करना, वार्न करना या फिर पर्सुएट करना। डिकोडर को हमेशा मैसेज को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ता है, तभी वो सही मीनिंग निकाल पाता है उस मैसेज का। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन या लैंग्वेज का यूज हम अपनी डेली लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए करते हैं। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे कुछ पर्पस है, और वही डिफरेंट पर्पस ये मैक्रो फंक्शंस डिस्क्राइब करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि मैम बोल रही है हम बिना पर्पस के किसी से बात नहीं करते, बट ऐसा तो नहीं है। हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ जाएं या अपनी फैमिली के साथ बैठ जाएं तो ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर डिस्कशन के पीछे कोई ना कोई पर्पस हो। कभी कभी हम बस बैठ जाते हैं, बातें चालू हो जाती हैं, तो इसे हम किसी पर्पस में तो काउंट नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को अपनी इनर स्टेट भी बताते हो कि लाइक मैं कैसा फील कर रहा हूँ, या अपना कोई भी इमोशन एक्सप्रेस करते हो, उसे भी एक पर्पस में ही काउंट किया जाता है। वेदर वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली भी हो, आपने एक्सप्रेस तो किया ना। और यही हुआ हमारा पहला फंक्शन, इमोटिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, आप अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को, अपने इनर स्टेट को एक्सप्रेस करते हो। एग्जाम्पल से समझे तो किसी ने बोला ओ नो, इसका मतलब हो सकता है कि आप किसी से डिसअपॉइंटेड हो, इसीलिए आपके मुंह से ऐसा निकला। ठीक है, या फिर आपके सामने कुछ ऐसा हुआ कि आपके मुंह से ओ नो निकल गया। अगर आप बोलो आई एम सो हैप्पी, दैट मीन्स आप एक हैप्पीनेस स्टेट में हो, आप ये एक्सप्रेस कर रहे हो। तो क्या होता है, ये फंक्शन कब यूज होता है, जब हम अपने इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप बहुत खुश हो, आप बहुत दुखी हो, या आप इरिटेटेड हो। इसमें जो हमारा पूरा फोकस है वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स को दिखाने पर होता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं है ना कि हम अपनी फीलिंग्स दिखाएं, ये कोई नेसेसरी तो नहीं है यहाँ पे। इस पर्पस में आप जो भी इंफॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो वो उस सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं है। आप बस बैठे, आप अपने अपने इमोशंस को बता दिया, तो ये नेसेसरी नहीं है कि आपको उसे ये सब चीजें इन्फॉर्म करनी है, या फिर आपको उससे कुछ पूछना है, ये भी इसमें नेसेसरी नहीं है। यहाँ पे आपका जो फोकस है वो प्रॉपर अपनी फीलिंग्स को दिखाने पर होता है। तो यही है इमोटिव फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन तब यूज होता है जब आप किसी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करो या फिर उन्हें कंट्रोल करो। जैसे कि आपने किसी को बोला क्लोज द डोर, या फिर आपने उसे बोला सेट डाउन, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप दूसरी को डायरेक्ट कर रहे हो कि वो क्या करे। ये फंक्शन तब यूज होगा जब आप किसी को कमांड, रिक्वेस्ट या सजेशन देते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फेटिक फंक्शन। इसका पर्पस होता है कम्युनिकेशन का चैनल ओपन या मेंटेन करना। मतलब ये फंक्शन तब यूज होता है जब आप सिर्फ कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो या चेक करते हो कि सामने वाला सुन रहा है आपकी बात या नहीं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने किसी से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन की तो हमने बोला हेलो, कैन यू हियर मी, इज इट थॉमस कुक। तो इसमें क्या हुआ, आपने एक कॉन्वर्सेशन शुरू किया और चेक कर रहे हो कि सामने वाले के पास आपकी आवाज जा रही है, लाइक आप क्या नाम कहते हैं, वो सुन रहा है आपकी बात या नहीं सुन रहा। तो ये सिर्फ कनेक्शन बनाए रखने के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब जब आपको एक ग्रीटिंग्स देनी हो या कोई स्मॉल टॉक करनी हो, तो ये उन कनेक्शंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोएटिक फंक्शन। ये तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। ये फंक्शन तब यूज होता है जब हमारी बात का स्टाइल या फिर तरीका इम्पोर्टेंट हो, मतलब मैसेज की फॉर्म या स्टाइल पर मेन फोकस हो। जैसे कि पोइट्री, स्लोगन या फिर कोई शायरी, जब इसके थ्रू कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है तो उसे कहते हैं पोएटिक फंक्शन। यहाँ पे वर्ड्स का अरेंजमेंट और साउंड बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेफरेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन तब यूज होता है जब आप किसी तरीके का फैक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, मतलब कोई ट्रुथ हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना हो, तब इस फंक्शन का यूज होता है। एग्जाम्पल से समझे, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो ये भी एक फैक्ट है। इसमें सिर्फ फैक्चुअल या इंफॉर्मेटिव कम्युनिकेशन ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। ये फंक्शन तब यूज होता है जब हम लैंग्वेज के रूल्स या ग्रामर के बारे में डिस्कशन कर रहे हो। एग्जाम्पल से समझे, द यूज ऑफ विल और शेल इज करेक्ट इन मॉडर्न यूजेज, मतलब विल और शेल का जो यूज है वो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। या फिर अगर हमें किसी वर्ड का प्लूरल बनाना है तो उसमें एस लगाओ, या फिर यहाँ पे इज नहीं आर आएगा। तो इसमें क्या डिस्कस हो रहा है, इसमें ग्रामर के रूल्स या फिर उनके यूजेज को एक्सप्लेन किया जा रहा है, और हम इसमें डेफिनेशंस भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका जो मेन फोकस है वो लैंग्वेज को समझने पर होता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन।
ये फंक्शन तब यूज होता है जब आप किसी कॉन्वर्सेशन या एक्टिविटी का मूड सेट कर रहे हो। ठीक है? जैसे कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं, सो लेट्स डाइव इनटू दिस चैप्टर, या फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, या फिर राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ, या फिर चलो अब हम शुरू करते हैं। तो ये क्या है? ये आप किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले एक एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट कर रहे हो। ठीक है? तो यही होता है कॉन्टेक्चुअल फंक्शन। नाउ कम टू द कंक्लूजन। अभी तक हमने समझा कि कम्युनिकेशन एक डायनामिक और टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें इनकोडिंग मतलब थॉट्स को वर्ड्स में बदलना, ट्रांसमिटिंग मतलब भेजना यानी कि सेंड करना, डिकोडिंग मतलब अंडरस्टैंड करना, ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये सिर्फ वर्ड्स तक ही लिमिट नहीं होता, बल्कि जेस्चर, टोन और एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझा जाए, कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो और फीडबैक मिलता रहे। कम्युनिकेशन के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इमोटिव, डायरेक्टिव, इंफॉर्मेटिव और एस्थेटिक, जो अलग अलग पर्पस को सर्व करते हैं। So that's all for today's video. This is the part 1 of Unit 1, The Process of Communication, from the book BEGAE 182 English Communication Skills. In the second part, we will cover more important points of this unit. Right now, I'm not providing the PDFs of this unit on my Telegram channel because once the whole unit is completed, I will upload the full PDF notes there. So if you found this video helpful, do give it a like, share, and subscribe to my channel. Also hit the bell icon so you never miss any update. Also feel free to share your suggestions and thoughts in the comment section below. I'll see you in the next video with another interesting topic. Till then, stay tuned, keep learning and keep growing. Thanks for watching. Bye bye.